कंप्लीट कर ली हैं। आज इन नदियों के साथ में अरब सागर की जो नदियाँ हैं वो आपकी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। लास्ट में कल माही नदी हम पढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा सा हमें कम टाइम मिला था, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं माही की जो लास्ट की जो 2 नदियाँ थी उनके बारे में थोड़ा सा। फिर इसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि थंबनेल में दिखाया गया है उसको देखते हैं। ये आपकी माही नदी थी, ठीक है, ये आपकी माही नदी थी। माही नदी की सहायक नदियों की बात की थी हमने, और इसमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी तो वो आप देखें कि यहाँ से एक नदी जा रही थी, नदी का नाम था इरू या एराव। इसके बाद में यहाँ से जाखम नदी निकल रही थी जो कि भौर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकल रही थी। इसके बाद में मैं और बात करूँ सोम नदी की जो बिछामेड़े की पहाड़ी उदयपुर से निकल रही थी। ये दोनों जहाँ पर आके मिल रही थी उसे हम कहते हैं बैणेश्वर धाम। क्या कहते हैं? बैणेश्वर धाम। इसके बाद में और हमने देखा था एक सहायक नदी थी जो कि डूंगरपुर से निकल रही थी, नदी का नाम था मोरन नदी। क्या नाम था? नदी का नाम था मोरन नदी, ठीक है ना। कौन कौन सी नदी है, नदी का नाम बाद में लिख लेंगे, एक बार हम और आगे देख लेते हैं, ठीक है। मोरन नदी। इसके बाद में एक नदी थी जिसका उद्गम जो है आपके कालिंजरा बांसवाड़ा से हो रहा था, नदी का नाम था चाप नदी। इसके बाद में एक नदी थी जो आम्बेर पहाड़ी गुजरात से निकल रही थी, जो राजस्थान में मोलिल खेड़ा स्थान से आ रही थी, नदी का नाम था आपके इसका इस नदी का क्या नाम था? अनास नदी। और मैंने और बताया था कि अनास की एक सहायक नदी और थी जिसका नाम था हरण। क्या था? हरण नदी। कुछ इस तरह की नदियाँ हमने देखी थी। और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी देखा था जिसका नाम था बैणेश्वर धाम। कहाँ हो रहा था ये हो रहा था आपके नवा टापरा या नवाटापुरा, जो कि डूंगरपुर आसपुर में और डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि माही नदी जो है, ठीक है, सभी लोग फटाफट से आ जाएं एक बार, ठीक है। नदी का नाम ये था आपका माही नदी। कौन सी नदी थी? माही नदी। माही नदी की पहली जो सहायक नदी थी उसका नाम था, पहली जो सहायक नदी थी इसका नाम था एरू नदी या एराव नदी। कौन सी? एरू या एराव नदी, ठीक है क्या? हाँ। इसके बाद में एरू एराव के बाद में मैंने बताया था आपको एक नदी है आपकी सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। ये जो सोम नदी है वो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। माही की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो सोम नदी है। और मैं बात करूं सोम नदी की सहायक नदी जो कि बिलूरा, यहाँ बिलूरा एक स्थान पर आके दोनों इसमें मिल जाती है सोम में, जिसका नाम है जाखा नदी। स्थान का नाम है बिलूरा। क्या था? बिलूरा। और ये जो नदी आकर मिल रही थी इसका नाम था जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। माही की प्रमुख सहायक नदी सोम की सहायक नदी जाखम। तो ये दोनों कहाँ मिल रही थी? बिलूरा स्थान पर। लेकिन अभी आपने क्या सुना कि मैंने ये बोला था कि ये जो नदी है ये एक स्थान पर आकर मिलती है जिस स्थान को हम जानते हैं नवा टापरा के नाम से। किस नाम से? नवा टापरा के नाम से। ये नवा टापरा, मैं कह दूं इसको डूंगरपुर के अंदर जो एक स्थान है उसका नाम है बैणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बैणेश्वर धाम। स्थान का नाम पूछ ले, स्थान का नाम आप बता सकते हो, नवा, ठीक है, नवा टापरा। और जो कहाँ पर आता है? आसपुर में। और आसपुर कहाँ आता है? आसपुर तहसील में। और आसपुर तहसील कहाँ आती है? जाती है आपके डूंगरपुर में। डूंगरपुर। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपके बैणेश्वर धाम को लेकर। बैणेश्वर धाम की स्थापना जो है मावजी महाराज ने की थी, माघ पूर्णिमा को की थी, है ना। किसकी? बैणेश्वर धाम की स्थापना। और मावजी महाराज जो चोपड़ा है उसे हम ग्रंथ है उसे हम चोपड़ा के नाम से जानते हैं। बाकी नदी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। मैं चर्चा करने वाला हूँ आज इस नदी पर जिसका नाम है चाप नदी। कौन सी नदी? चाप नदी। इस चाप नदी का जो उद्गम है वो होगा आपके कालिंजरा, एक स्थान पड़ता है कालिंजरा, जो कि कहाँ आता है? जिला बांसवाड़ा में। कहाँ आता है? बांसवाड़ा में। यहाँ तक की बात क्लियर है? रेखा यादव गुड मॉर्निंग है आपको। आप लेट हो चुके हैं थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैंने कल का रिवाइज करवाया हल्का सा, ठीक है। कालिंजरा बांसवाड़ा से एक नदी निकलती, नदी का नाम है चाप नदी। चाप नदी और माही नदी के संगम स्थल पर मैंने कल बताया था कि चाप नदी और माही नदी के संगम स्थल पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम आता है गलियाकोट। इसका संगम कहाँ पर होता है? गलियाकोट। मैं लिख देता हूँ मैं गलियाकोट, ठीक है क्या? ये जो गलियाकोट है वो बोहरा समाज की प्रमुख संप्रदाय, बोहरा समाज की जो
पीठ है यहाँ पर गलियाकोट में है। यहीं पर ही फ़खरुद्दीन की मज़ार है, जहाँ पर मुहर्रम की 27 तारीख को क्या लगता है, उर्स लगता है। और इसी गलियाकोट डूंगरपुर का एक स्थान, एक उद्योग फेमस है जिसे हम कहते हैं रमकड़ा उद्योग। काफ़ी बार पूछा गया है कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है, आपका आंसर आएगा गलियाकोट का। ठीक है, फिर मैं बात करने वाला हूँ अगली नदी का नाम था हमारी अनास नदी। कौन सी नदी? अनास नदी। ये जो अनास नदी है वो आम्बेर की पहाड़ी गुजरात से निकल रही थी। इसकी पहाड़ी, आम्बेर की पहाड़ी। और आम्बेर की पहाड़ी कहाँ पर थी? ये आपके गुजरात में थी। कहाँ पर थी? गुजरात में। ठीक है, और ये जो राजस्थान में जो एंट्री लेती है, उस स्थान का नाम था मोलिल खेड़ा या मैलिल खेड़ा, मोलिल। ठीक है, यहाँ से एंट्री लेती है और इसके बाद में किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी यहाँ पर जो मैं रेड कलर में दिखा रखी है, इसका नाम है हरण। ठीक है, और इसके बाद में खंबाती खाड़ी में जाके अपना जल डाल देती है। तो इस तरह से हमने नदी के बारे में देख लिया। वापस से एक बार माही नदी के बारे में। ठीक है, चलते हैं आज की जो हमारी नदी, आपकी जो थंबनेल में हेडिंग लगी हुई है, उस नदी का नाम है आपके माही नदी, सॉरी साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी। ठीक है क्या? धर्मेंद्र कटारा, नमस्ते सर। नमस्ते है धर्मेंद्र जी आपको, और आपका विनर्स क्लासेस पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और मैं पढ़ा रहा हूं आपको ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें अरब सागर तंत्र की नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इसका अंतिम 2 नदियों को पढ़ने के बाद में अरब सागर की जो नदियाँ आज हमारी सारी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं साबरमती नदी की। हर बार की तरह साबरमती नदी, ये देखो मैंने बना दी, ये साबरमती नदी दिख रही है क्या? साबरमती नदी, हाँ दिख रही है। साबर, मासा जी क्या खाते हैं? खम्मन खाते हैं। मैंने बताया था मासा जी खम्मन खाते हैं। तो माही और साबरमती नदी खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? मैं लिख देता हूँ, लास्ट में अपना जल कहाँ लेके जाएगी? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। देखो, लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझना। और डायग्राम के फॉर्मेट में यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो मेरा ये विश्वास है कि आपको कभी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की हम बात करें, सहायक नदियों में देखना, ध्यान रखना, इसका मैं ये इस तरह से मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा ये हो गया दायां और ये मेरा हो गया बायां। ध्यान रखना, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं और दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं। तो ध्यान रखना, दाईं ओर से मतलब ऊपर से दाईं ओर से सिर्फ एक नदी मिलती है, नदी का नाम है सेई नदी। कौन सी नदी? सेई नदी, एकमात्र नदी है ना, सेई नदी। इसके बाद में वाकल, हतमती, मधुमती, बेतरख, माजम। ठीक है, ये सारी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। अभी एक एग्जाम था सीईटी का, उसमें क्या बताया गया था? उसमें आंसर किया थी तो बताया गया कि ये जो नदी है, कौन सी नदी? साबरमती नदी, ये 2 नदियों या 2 जलधाराओं से मिलकर बनी है। उसमें क्या आंसर माना था? इन 2 जलधाराओं से मिलकर बनी है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और उसमें आंसर दिया था वाकल और सेई। वाकल और सेई 2 जलधाराओं के मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है, उस नदी का नाम बताया उन्होंने साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती नदी। क्लियर है क्या? साबरमती नदी। कहते हैं कि कोटड़ा की झाड़ोल तहसील से इसका उद्गम होता है। कहते हैं, यही सही है क्या? आप एक बार मुझे टैली करके बताएं कि कोटड़ा की झाड़ोल तहसील से इसका उद्गम होता है क्या, साबरमती नदी का? फटाफट से जुड़ जाएं। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं, आप भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। फटाफट से एक बार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, मैंने भी शेयर कर दिया है। ठीक है, चलें क्या? साबरमती नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी जो कहाँ से जाएगी? तो ध्यान रखना, इसका उद्गम स्थान की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हर बार हम इसके उद्गम की स्थान बात करते हैं। इसका जो उद्गम है अरावली की पहाड़ियों से होता है, पदराला गांव से। कहाँ से? पदराला गांव, पदराला गांव से होता है। और ये जो गांव है वो आता कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये आता है आपके उदयपुर में। कहाँ आता है? उदयपुर में। तो इस नदी का संबंध कहाँ से हो गया? उदयपुर से हो गया। और कभी कभार ये पदराला गांव नहीं आए तो आपके झाड़ोल वाला गांव भी आ सकता है। साबरमती नदी झाड़ोल गांव से
निकलती है ना, उदयपुर का ये स्थान है। इसके बाद में बात करूँ, ये उदयपुर में बहने के बाद में बहती है सिरोही में। कहाँ बहेगी? सिरोही में। कहीं दे भी रखा होता है सिरोही और कहीं नहीं भी दे रखा होता है, ध्यान रखना सिरोही में ये हल्का सा जाती है, तो सिरोही। और सिरोही के बाद में लास्ट में गुजरात में चली जाती है, और गुजरात का एक जिला आता है बनासकांठा। कौन सा कांठा? सॉरी, बनासकांठा इसका सॉरी इसका गुजरात में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? गुजरात में। गुजरात में एक जिला आता है जिसका नाम है साबरकांठा। ठीक है, गुजरात के जिले साबरकांठा में जाके ये कहाँ, इसके अंत तक कहाँ चली जाएगी? खंबाती खाड़ी के अंदर ये चली जाएगी। नदी का नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी का संबंध कितने राज्यों से आपसे पूछ ले तब तो आप आराम से बता सकते हो कि सर इसका संबंध 2 राज्य राजस्थान और गुजरात से है। किससे है? राजस्थान और गुजरात से है। राजस्थान के जिलों के बारे में बात करें तो राजस्थान के जिले हैं इसके अंदर उदयपुर और एक है सिरोही। ठीक है, और मुख्य रूप से उदयपुर में। ठीक है, अब बात करें, हाँ, और बात करें इस नदी की कुल लंबाई की। किसकी बात करें? कुल लंबाई। इस नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, जिसमें से 45 किलोमीटर आपके राजस्थान में है। 45 किलोमीटर कहाँ पर है? राजस्थान में। सही है क्या? फटाफट देखें, है ना, राजस्थान में है। और बची कितनी? 371 किलोमीटर, 371 किलोमीटर। ये आपके कहाँ पर है? गुजरात। क्लियर है क्या? तो वाकल और सेई दो जलधाराओं के मिलने से एक नदी का निर्माण हुआ। नदी का नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी का संबंध कितने राज्यों से? 2 राज्यों से, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के जिले कितने संबंधित हैं? उदयपुर और सिरोही 2 जिले संबंधित हैं। इसके बाद में कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। और गुजरात का कौन सा जिला इसमें इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ता है? तो ध्यान रखना, साबरकांठा। कौन सा? साबरकांठा। और अंततः कहाँ चली जाएगी? खंबाती खाड़ी में। तो 2 चीज़ें क्लियर होगी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पदराला गांव की पहाड़ी से या झाड़ोल से आपका ऐसा कह सकते हो, या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इसका जो उद्गम है वो उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। नदी का नाम है साबरमती नदी। इसके बाद में उदयपुर सिरोही होते हुए कहाँ चली जाएगी? इसका मुहाना बात ध्यान से याद रख लेना कि खंबाती खाड़ी में इसका मुहाना होता है। कहाँ पर? खंबाती खाड़ी में मुहाना होता है। कुल लंबाई मैंने बता दी है, यहाँ से लेकर इसकी लंबाई यहाँ तक, इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 416 किलोमीटर। आप ऐसे याद रख लो, 371 + 45। तो आपको ध्यान रहेगा कि 371 जो लंबाई है वो है आपके कहाँ पर? गुजरात में। और 45 किलोमीटर की लंबाई कहाँ पर है? आपकी राजस्थान में। इसके बाद में इसकी एक नदी है सेई नदी, जिस पर सेई परियोजना है। जवाई बांध को पानी लेके जाया जा रहा है। कल मैंने बताया था आपको, है ना, लूनी नदी के बारे में। सेई परियोजना सेई नदी पर एकमात्र ये दाईं ओर से मिल रही है। कौन सा सिरा है? ये दायां सिरा है। ये दाईं ओर से मिल रही है, ये बायां सिरा है तो बाईं ओर से मिल रही है। दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है, नदी का नाम है सेई नदी। सेई। इसके बाद में वाकल, हतमती, मधुमती, बेतरख, बहुत सारे हैं। बेतरख, माजम, यहाँ लिख देता हूँ। इसकी सहायक नदियाँ आगे अगले पेज पर लिख देते हैं। इसकी सहायक नदियाँ देख रहे हैं हम देख रहे हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी की सहायक नदियाँ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सहायक नदियाँ। साबरमती की सहायक नदियों की बात करूं तो इसमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना, पहली है सेई। कौन सी है? सेई। फिर वाकल, फिर हतमती, फिर वाकल, सेई, हतमती, मधुमती। कौन सी? मधुमती। फिर बेतरख, फिर माजम, फिर त्रातक। ठीक है, ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबरमती कौन कौन सी सहायक नदी है, तो आपको पता चल गया होगा इसकी नदी
और इसकी यहाँ बात कर लो, थोड़ी साइड में मैं चर्चा कर रही लेता हूँ आपके साथ में लगे हाथ कि इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। इसका संबंध है राजस्थान और गुजरात, और इस राजस्थान के भी 2 जिले जो कि मैंने वहाँ लिख दिए, थोड़ा सा क्लियरिटी आपको दिख जाए, उदयपुर और सिरोही। ठीक है, इसके बाद में गुजरात का साबरकांठा जिला। ठीक है, और मैं बात करूं राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है आपके 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, जबकि 371 किलोमीटर कहाँ पर है, 371 किलोमीटर आपके गुजरात। जो बातें मैंने यहाँ पर बताई थी वो बातें मैंने आगे बता दी। ठीक है, और बात करते हैं इसके इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे की और मैं बात करूं तो देखो, इस नदी के किनारे गुजरात में साबरमती आश्रम में, इस नदी के किनारे गुजरात में कौन सा आश्रम है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम है, साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना 1915 में की गई। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है बातें? तो एक बार बताएं कि सर हाँ क्लियर है। इस पर एक बांध भी बनाया हुआ है, इस नदी पर, साबरमती नदी पर एक बांध भी बनाया हुआ है, बांध का नाम है धरोई बांध। कौन सा बांध, धरोई बांध। धरोई, इस नदी का फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एक बार में आप कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर सकें, कॉपी पर इसको क्या कर सकें, नोट डाउन कर सकें। ठीक है, साबरमती नदी राजस्थान गुजरात से, सिरोही से इसका संबंध है, ये सारी चीज़ इसके बारे में कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके, क्लियर है, डन। ठीक, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं वो उसी तरह से मैंने यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट में आपको लिख के भी दे दी हैं। ये रही इसकी किलोमीटर्स, इसकी लंबाई, राजस्थान में लंबाई, गुजरात में लंबाई, इसकी सहायक नदियों के बारे में बता दिया है। सहायक नदियों में और बात कर रहे हैं तो और सहायक नदियाँ कोई है, कोई नहीं है सर। सही नदी के बारे में एक बात हम ये लिख सकते हैं कि ये दाईं ओर से मिलती है। कौन सी ओर से मिलती है, दाईं ओर से, और बाकी सारी कहाँ से मिलती हैं, बाईं ओर से। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हो गई हैं, साबरमती नदी के बारे में हो गई हैं। 1 और 2 और बचा कल का थोड़ा सा वो टॉपिक था जो हमने यहाँ पर डायग्राम में बता दिया। ठीक है क्या, एक बार इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट। माही नदी का कल हम जो 2-4 फैक्ट रह चुके थे उनके बारे में हमने बात की थी। और चाहो यदि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसके साथ साथ में ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर कि जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना मावजी महाराज ने की थी। किसने की थी, मावजी महाराज ने। मावजी महाराज ने इसकी स्थापना कब की थी, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा को। कब की थी, माघ पूर्णिमा को। और कहाँ पर की थी, ये तो आपको पता है, नवटापरा डूंगरपुर में। ठीक है क्या, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, इसका तो आपने ले लिया होगा। ठीक, और इसके किनारे आपसे पूछे कि इसी साबरमती नदी के किनारे 2 शहर बसे हुए हैं क्या, हाँ बसे हुए हैं। एक का नाम है अहमदाबाद, अहमदाबाद, और एक का नाम है गांधीनगर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या भारत का मैनचेस्टर, हाँ जी क्लियर, ओके, भारत का मैनचेस्टर या पूर्व के बोस्टन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है क्या, बातें क्लियर हो गई हैं? चलें अगली नदी की ओर। अगली नदी आपके बारे में, आपकी नदी है पश्चिमी बनास। नदी का क्या नाम है, पश्चिमी बनास। देखो यदि पढ़ाते समय आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो एक बार SMS कमेंट्स ज़रूर डालें यहाँ सर क्लियर है, ताकि मुझे एक बार ये आइडिया लग जाए कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे की समझ में आ रहा है। नदी पश्चिमी बनास, बनास नहीं है, पश्चिमी बनास है। ठीक है, पश्चिमी बनास है। हाँ, जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं मुझे एक बार ये कमेंट करके बताएं कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे समझो इसको। आगे चलते हैं। ठीक है, बात किसी कर रहे हैं, पश्चिमी बनास की कर रहे हैं। पश्चिमी बनास फिर से नदी बना दें क्या, हाँ सर बना दो। कैसे बनाई थी सर, पहले बनाई थी वैसे बना दो।
बना दी, ठीक है। नदी के अंदर पानी, हाँ चाहिएगा सर, पानी भी इसके अंदर होना चाहिए, तो ये लो। इस नदी के अंदर ये क्या आ गया, पानी आ गया। और यहाँ पर एक पहाड़ी बना दो, हाँ बिल्कुल, ये लो, आपके कहने पर हम पहाड़ी बना देते हैं, पहाड़ी बना दी, ये रही। सानवाड़ा की पहाड़ी, सानवाड़ा या सानवाड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है ये, सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। मतलब आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो गई कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, सिरोही से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, सिरोही से हो रहा है। नदी का नाम क्या है, पश्चिमी बनास। कहाँ से निकली है, सानवाड़ा की पहाड़ी से, सानवाड़ा की पहाड़ी। लिख देता हूँ मैं अब। सानवाड़ा पहाड़ी सिरोही, ठीक है क्या। यहाँ से इसका क्या हो गया, उद्गम हो गया। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि उद्गम के बाद में आप सीधा सा मुहाना बता दिया करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। अरब सागर के अंदर एक स्थित है, जिसे हम कहते हैं एक स्थान, जिसको हम कहते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण, कच्छ का रण। आप कहोगे कच्छ का रण कहाँ है सर, तो मैं बताऊंगा अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में। क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो एक बार ये बताएं कि अरावली को, अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं सनवाड़ा गांव, हाँ वही सनवाड़ा गांव या सानवाड़ा, ठीक है। इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन सानवाड़ा ही होता है, तो इसलिए मैंने ले लिखा है, बाकी सानवाड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कच्छ के रण में अरब सागर से होता है। अरावली का पिता अरब सागर को ही कहते हैं। क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो एक बार मुझे बताएं कि अरावली का पिता इसी को कहते हैं क्या। हाँ ठीक है, चलें। बात हम कर रहे हैं आगे इसके प्रवाह क्षेत्र की। उद्गम हो गया, मुहाना कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस किस राज्यों में होते हुए निकलेगी। यहाँ गई, यहाँ गई और यहाँ। क्लियर है क्या, यहाँ गई है। कौन कौन से स्टेट होंगे, तो ध्यान रखना, सिरोही जो है वो तो राजस्थान में आता है। कहाँ आता है, सिरोही तो राजस्थान में आता है। इसके बाद में जो स्टेट आता है उसका नाम है, उसका क्या नाम है, ये तो राजस्थान आ गया, क्या आ गया, राजस्थान। और ये जो स्टेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका गुजरात। कौन सा स्टेट है, गुजरात स्टेट। और ध्यान रखना, गुजरात में ही इसी नदी पर, कौन सी नदी, ये कौन सी नदी है, फटाफट बताएं। ये किस नदी की बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी बनास। किस नदी की बात कर रहे हैं, पश्चिमी बनास की। गुजरात में ही इस नदी पर, पश्चिमी बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है दंतीवाड़ा बांध। कौन सा बांध, दंतीवाड़ा बांध। ठीक, कहाँ पर है ये, तो आपका आंसर आएगा सर गुजरात में। कडाना बांध भी कहाँ पर है, गुजरात में। धरोई बांध कहाँ पर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि धरोई बांध कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है आपकी। तो कहाँ से निकली, सिरोही से निकली। राजस्थान में भी इसका संबंध पूछ ले, तो राजस्थान में कहाँ से निकलती है, सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सिरोही से निकलती है। ठीक है, और मैं यही साइड में इसकी सहायक नदी की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ, किसकी सहायक नदियाँ, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ। हाँ ठीक है, पहली इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में फटाफट कमेंट करें, कौन सी सहायक नदी होगी इसकी। ये सूकड़ी वो नहीं है जो लूणी की है, एक तो थी सूकली जो कि किसकी थी, जाखम की थी। एक थी सूकड़ी फर्स्ट और सेकंड जो कि लूणी की थी। ये सूकड़ी किसकी है, पश्चिमी बनास की है। सूकड़ी, कुकड़ी, सूकड़ी, कुकड़ी, और इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है सीपू। ये तीन प्रमुख नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं आपके पश्चिम बनास की, सूकड़ी, कुकड़ी, सीपू, सूकड़ी, कुकड़ी और सीपू। ठीक है क्या, अब आगे और बात करें। हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं क्या, एक बार यस करें कि यहाँ तक की बातें क्लियर हैं सर, आगे बढ़ें।
सानवाड़ा गांव सिरोही से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है पश्चिम बनास, जो कि राजस्थान गुजरात होते हुए कच्छ के रण में अपना जल त्याग देती है, मुहाना कंप्लीट करती है। राज्य हो गए राजस्थान और गुजरात। स्टेट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिले हो गए सिरोही। ठीक है, इसी पर गुजरात में एक बांध बना हुआ है, दंतीवाड़ा बांध। बिल्कुल सही बात है, दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है जो कि गुजरात में है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की मैंने बात कर ली, सुकड़ी, कुकड़ी, सीपू, इस तरह की इसकी सहायक नदियां हैं। एक धारवेल करके भी इसकी सहायक नदी आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो याद रहे, रख लेना, नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, इसी के किनारे शहर बसे हुए हैं कुछ। इसी के किनारे क्या बसे हुए हैं? शहर बसे हुए हैं। तो ध्यान रखना, एक तो राजस्थान का आबू शहर है और एक गुजरात का डीसा शहर है। कौन सा शहर? डीसा। दो शहर बसे हुए हैं। ठीक है, छोटी सी आपके पश्चिम बनास थी, ये लो पश्चिम बनास, यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी, क्लियर हो जाती है। सुकड़ी, कुकड़ी, गोलन, धारवेल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप चाहो तो ये ले लो। कहीं कहीं लिखा होता है इसको गोहलन और कहीं कहीं लिखा होता है गोलन, लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ठीक है, क्या दंतीवाड़ा दुर्ग गुजरात में है। दो शहर हैं इस नदी के किनारे, आबू और डीसा। कहाँ से निकली है? सिरोही से निकली है। वहाँ से यहाँ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ड्राइंग भी अच्छी हो जाएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा और याद भी आपको जल्दी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये लो यहाँ तक, ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के साथ में हमारी अरब सागर तंत्र की जो नदियाँ हैं वो आपकी ख़त्म होती हैं। अरब सागर तंत्र की नदियाँ ख़त्म होती हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। अब देखो, अब मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ सारी नदियों के बारे में, कि हमने जो स्टार्टिंग की थी वो की थी किस नदी से? अपवाह तंत्र से। अपवाह तंत्र जीती कि नहीं जीती? हाँ बिल्कुल जीती। अपवाह तंत्र के बाद में हमने देखा था इसके अंदर ऐसी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं। अब आप बताना फटाफट से मुझे, अरब सागर में कितने प्रतिशत नदियाँ जल लेके जाती है अपना? अरब सागर में, जिसे हम कहते हैं अरब सागर तंत्र की नदियाँ, ठीक है ना, अरब सागर तंत्र की नदियाँ। ऐसी नदियाँ फटाफट बताएं कि राजस्थान की कितनी ऐसी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि अपना जल कहाँ लेके जा रही थी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि ना ही अपना जल अरब सागर में लेके जा रही थी और ना ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जा रही थी। उन्हें क्या कहते हैं? रानी रोड की नदियां। याद आया क्या कुछ रानी रोड से? जिसको हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। कैसी? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। वो वाला गाना याद आता है कुछ? कौन सा वाला? आप कहोगे सर कौन सा वाला? कि ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने किधर को जाएगी, है ना? गाना सुना होगा। वही अपवाह तंत्र कौन सा है आपका? ये वही अपवाह तंत्र है जो आप सुन रहे हो। ना जाने कहाँ से आई है और ना जाने किधर को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। ये लड़की नहीं है, ये अपवाह तंत्र है ना, अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र में ऐसी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं। अभी तक किसी के कमेंट नहीं आए हैं, मतलब आप लोग भूल चुके हैं। ध्यान रखना, अरब सागर तंत्र में लेके जाती हैं 17.4% नदियाँ अपना जल लेके जाती हैं। इसके बाद में ये लेके जाती हैं 22.4% नदियाँ अपना जल बंगाली खाड़ी में लेके जाती हैं। और आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं वो लगभग 60% अपना जल लेके जाती हैं। ठीक है क्या, है ना? इसके बाद में 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन्हीं नदियों के साथ साथ। ऐसी नदियाँ ठीक है, ठीक है। अब सुनना, अरब सागर तंत्र की नदियाँ एक मैप से देखें। एक बार मैप दिखाता हूँ आपको, फिर बात करेंगे थोड़ी सी आगे। अरावली, अरावली, ओके। अरावली के
कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से जल लेके जाती हैं, जिन्हें अरावली पश्चिम की नदियाँ कहते हैं, या जिन्हें अरब सागर तंत्र की नदियाँ कहते हैं। अरावली के पूर्व से जो नदियाँ लेके जाती हैं उसे हम बंगाली खाड़ी तंत्र की नदियाँ कहते हैं। हाँ सुनना, जब हम बात कर रहे हैं भारत की, एक बार भारत का मैप भी मैं आपको लोड करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को जब आप पढ़ोगे तब आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि जब हम इंडियन की ज्योग्राफी हम देखते हैं तब भारत की ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी को राजस्थान ज्योग्राफी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में इंडियन ज्योग्राफी के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो हमें इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी है, मैं वो वाली सारी चीज़ें बताता हूँ जो हमारे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। ठीक है, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ें हैं, उनको मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखें, अब हम बात करते हैं इस भारत की, है ना, हमारे प्यारे भारत की हम बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पर, यहाँ दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ लिखा हुआ है अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी नदियाँ अरब सागर के अंदर जितनी भी सारी, सॉरी, बंगाली खाड़ी के अंदर जितनी सारी भी नदियाँ हैं अपना जल लेके जाएंगी, और यहाँ पर जो नदियाँ होंगी वो कहाँ लेके जाएंगी, अपना जल अरब सागर के अंदर लेके जाएंगे। तो इसके बीच में जो है वो आपको दिख रही है अरावली और सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतमालाएं आपको देखने को मिलती है। सुनना, आपको कहोगे सर समझाना क्या चाहते हो, तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर, कहाँ पर, बंगाली खाड़ी में जितनी भी नदियाँ हैं वो आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या सिस्टम बता दिया आपने। डेल्टा एक गणितीय आकृति है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, कुछ इस तरह की। ठीक है, मैथ का स्टूडेंट और अच्छे समझ पाएगा इसको, डेल्टा। और इसकी जो पूर्व से, अरावली के पूर्व से, या मैं कह दूँ भारत के पूर्व में, सॉरी भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर में जितनी भी नदियाँ लेके जाती हैं, जल लेके जाती हैं, वो एस्चुरी, किसका, एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है क्या? अब आप कहोगे सर एस्चुरी और ज्वार नदमुख क्या है और डेल्टा क्या है। अब सुनना, थोड़ा सा गौर फरमाना इधर, कि ऐसी नदियाँ जो अपना जल कहाँ गिरा रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो नदियाँ तो इस तरह से आती हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही बात बता रहे हो। ये नदियाँ जैसे ही जाएगी उद्गम से मुहाने की ओर, मुहाने तक पहुँचते 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 ये अपने ब्रांचेज के अंदर बिखरने लग जाती हैं। किसके अंदर? ब्रांचेज के अंदर बिखरने लग जाती है। इस तरह से कुछ बिखर, ठीक है, ये इस तरह से बिखर जाती हैं। बिखरने के बाद में इनको सामूहिक रूप से देखा जाता है तो ये देखो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे तो समझ में नहीं आया, और आपने कहा था कि मैं डेली लाइफ की जो बातें होती हैं उसको कनेक्ट करके बताऊंगा। तो देखो आपके हाथ में है ये नदी, आपके हाथ में है ये नदी। कैसे? कि इधर जाने वाली जो नदियाँ होंगी वो इस तरह की होंगी। उद्गम तो उनका ठीक है, जा रही है मुहाने की ओर, बढ़ते 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 ये नदियाँ इस तरह से क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। आपको दिख रही होगी ये नदी ऐसे जा रही है, जाने के बाद में ये लास्ट में कैसे जा रही है, फैल जा रही है। लास्ट में अपनी ब्रांचेस, शाखाओं में विभक्त होने की वजह से एक आकृति का निर्माण करती हैं जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाने वाली नदियाँ हमेशा किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि एस्चुरी या ज्वार नदमुख का मतलब है कि नदी ऐसे गई और देखो कोई ब्रांचेज नहीं है। कोई ब्रांचेज है क्या? कोई ब्रांचेज नहीं है, इस नदी कोई ब्रांच नहीं है, मतलब ये जैसे आएगी वैसे वैसे चली जाएगी अंदर, तो उसे हम कहते हैं एस्चुरी निर्माण या ज्वार नदमुख निर्माण। ठीक है, ज्वार मतलब ज्वार भाटा, और ध्यान रखना ज्वार भाटा सर्वाधिक कहाँ आते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो, गुजरात की साइड में आते हैं। तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं आपके बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, अरब सागर में जितनी भी होंगी वो किसका निर्माण करेंगी? एस्चुरी का या ज्वार नदमुख। किसका? एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। जबकि आपके बंगाली खाड़ी की जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? गणितीय आकृति डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये सारी बातें बताई थी। इसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखे थे कुछ। कौन कौन से एग्जाम्पल थे? पहला एग्जाम्पल था इसमें, अरब सागर की ओर जाएगी तो लूनी, ठीक है, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। ये तो थी साबरमती। ये सारी वो नदियां हैं जो अपना जल कहाँ लेके जा रही थी? अरब सागर में लेके जा रही थी। और इसमें भी मैंने कुछ ऐसी नदियां बताई थी
जैसे कि मासा जी खम्मण खाते हैं, माँ और सा, मासा जी क्या खाते हैं, खम्मण खाते हैं, मतलब ये कहाँ गिरेंगी, खम्बात की खाड़ी में, खम्बात की खाड़ी में। मासा जी क्या खा रहे हैं, खम्मण खा रहे हैं, और कहाँ जा गिर रहे हैं, खम्मण खा के खम्बात की खाड़ी में गिर रहे हैं। और ये लूणी और आपके पश्चिमी बनास ये अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, कच्छ के रण में। कहाँ लेके जाएगी, कच्छ के रण में। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में हमने आंतरिक प्रवाह की नदी अभी स्टार्ट नहीं है, कल आपके आंतरिक प्रवाह की नदी होगी। नदियों में आप पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण नदी जो आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम है घग्गर नदी। नदी का नाम है घग्गर नदी, जिसे हम द्विवेशवती नदी, नट नदी आदि नामों से जानते हैं, मृत नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। घग्गर के बाद में हम पढ़ेंगे कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। कांतली नदी के बाद में हम जिस नदी को पढ़ेंगे उसका नाम है साबी नदी। कौन सी नदी, साबी नदी। इसके बाद में चौथी जो नदी है वो है आपकी रूपा रेल। जिस रेल में रूपा बैठी है उसे हम कहते हैं रूपा रेल। इसके बाद में पांचवी नदी के हम जब बारे में बात करेंगे तो पांचवी नदी का नाम है मेंथा नदी, जो कि सर्वाधिक खारापन की वजह से जानी जाती है। सांभर झील में सर्वाधिक खारापन इसी वजह से होता है। और एक और नदी आती है जिसको हम जानते हैं अजमेर, जैसलमेर की एकमात्र नदी है, जैसलमेर के अंदर ही रहती है, काकने या मसूरदी नदी। कौन सी नदी, काकने या मसूरदी नदी। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम बंगाली खाड़ी की बात करी थी तो हमने देखी थी चंबल, देखी थी क्या, हाँ चंबल के बाद में देखी थी हमने बनास। ठीक, इसके बाद में चंबल, बनास, काली सिंध, इन सब नदी के बारे में हमने देखा था। मेन रूप से चंबल को देखा हमने, बनास को देखा था। ठीक है, आप ऐसे तो चंबल के और सहायक नदी के नाम भी लिख सकते हैं, काली सिंध, और इसी में हमने बाणगंगा को भी देखा था। लेकिन अब बाणगंगा का फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अब हम इस बाणगंगा नदी को किसमें, वैसे तो इसमें आती थी, किसमें, अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में, लेकिन इसमें पानी कम होने की वजह से अब हम बाणगंगा को किसमें रखते हैं, अब हम बाणगंगा नदी को रखते हैं आंतरिक प्रवाह में। इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, इसी को अर्जुनी गंगा के नाम से जाना जाए। यहाँ तक ये बातें क्लियर हैं, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हाँ बातें क्लियर हो चुकी हैं तो एक बार देख लें ताकि हम और थोड़ा सा डिस्कस कर सकें अपवाद तंत्र को लेकर। ठीक है, बाकी यहाँ पर आके सारी आपकी नदियाँ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी कल हम चर्चा करेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र की जितनी भी नदियाँ उनके बारे में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है? आज छोटी छोटी नदियाँ थी 2, इसकी वजह से सेशन भी छोटा रहा है। कल आपकी जो नदी हैं आप पढ़ के भी आएँ, और मैं पढ़ाऊँगा आपको घग्गर नदी, है ना, घग्गर नदी के बारे में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।